हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सीक्वेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सीक्वेंस क्या होता है, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है एंड बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने और अदर कॉन्सेप्ट पे। तो उससे पहले वीडियो को स्टार्ट किया जाए, मैं आपसे कह दूँ, यदि आप अभी तक हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं पहले ही टोपोलॉजी पे जितनी वीडियो हो सकती थी उसको मैंने बना के डाल दिया है। हम लोग आपको फ्री क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि एमएससी एंट्रेंस के लिए है। जल्दी आईआईटी जैम के लिए भी कुछ वीडियो मैं बनाऊंगा, यदि आपको अच्छी लगती हैं तो फिर आगे उसे भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा वीडियो में, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड सीक्वेंस की, क्योंकि सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो जब तक हमें सीक्वेंस के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो सीक्वेंस होता क्या है? कोई फंक्शन एफ इस प्रकार से डिफाइन हो जैसे एफ सच डेट एन टेंस टू ए, मतलब एफ एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से किसी सेट ए, यहाँ पे जो ए है ये कोई भी पर्टिकुलर सेट है, आप कोई भी ले सकते हैं, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, नेचुरल नंबर से किसी एक सेट ए पे। ठीक है, और वो किस प्रकार से है, एफ ऑफ एन बराबर ए एन किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, और ये एन आ कहाँ से रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, क्योंकि इसकी जो चॉइसेस है वो नेचुरल नंबर से है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एन की वैल्यू हम जहाँ से लेंगे वो है नेचुरल नंबर, और ये जो ए एन है ये बिलोंग कर रहा है आपके सेट को, जो कि आप जिस सेट पे आप जो सीक्वेंस है डिफाइन करना चाहते हैं। तो जब ऐसा आप कहीं लिखा मिल जाए आपको, तब इस जो फंक्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। और ये किस सेट पे डिफाइन होता है, जिस सेट पे इसकी मैपिंग डिफाइन होती है, तो क्या कहेंगे हम, देन एफ इज कॉल्ड ए सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए। यही बात की जाए यदि आप रियल नंबर के सीक्वेंस की बात करते हैं, तो रियल नंबर सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। उसमें क्या होता है, यदि आप यहाँ पे कोई आपने पर्टिकुलर सेट लिया है, उसकी जगह यदि आप रियल नंबर का सेट ले लेते हैं तो ये सेट आपको फिर आपको एक फंक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एन डिफाइन होगा, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन, तो ये किसको बिलोंग करने लगेगा, फिर रियल नंबर्स को। ठीक है, तो तब हम एफ को क्या कहेंगे, एफ इज कॉल्ड सीक्वेंस डिफाइन ऑन रियल नंबर्स या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इस चीज़ को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो कैसे आती है, उसे सीखते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि एन जो है वो कहाँ से आता है, नेचुरल नंबर से आता है ना। तो आप नेचुरल नंबर पे यहाँ एन की वैल्यू वेरी कराइएगा। तो जब हम इसकी वैल्यू वेरी कराएंगे तो ये एफ ऑफ सपोज, देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होता है। तो आप सबसे पहले वेरी कराइए 1 से, तो जब एफ ऑफ 1 लेंगे तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, ए1। जब आप एफ ऑफ 2 लेंगे तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, ए2। ऐसे आप जब एफ एन बराबर 3 लेंगे तो ए3, एन बराबर 4 लेंगे ए4, तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगी। ठीक है ना, तो इसी वजह से इसको जो रिप्रेजेंटेशन है इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, करली ब्रैकेट में ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन है, ये यहीं से आता है निकल के। इसका मतलब क्या होता है, जो ये चीज़ लिखी है वही आपको वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं, ये तो आपका सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ नॉलेज हुआ। अब बात करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल इसके किस प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। कुछ ही एक दो एग्जाम्पल देखते हैं फिर वैसे मैं मान के चलता हूँ कि आई थिंक आपने अपने बैचलर्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बट एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सीक्वेंस और जो सीरीज़ का जो टॉपिक है बहुत लार्ज टॉपिक है, मतलब इसमें पढ़ने को बहुत ज़्यादा है। बट अभी आपके पेपर बिल्कुल नज़दीक हैं तो मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके लिए सफिशियंट है, मतलब ठीक है ना। और यदि आप कोई बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो कोई सी बुक आप पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छा सा आपको हर नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको उसी पे फोकस करूँगा जो कि आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि क्या क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके एग्जांपल्स पे। सॉरी, चलिए देखिए, थोड़ा स्लो चलूँगा मैं, इतना फास्ट नहीं चलूँगा, आप आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी कोई डाउट आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए, तो एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं।
देखिए एग्जांपल्स क्या है। फर्स्ट एग्जांपल, पहले तो इसका नोटेशन समझिए, सीक्वेंस के रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं। एक तो मैंने बताया ये करली ब्रैकेट में, ये भी एक सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन है। यदि इस टाइप से कोई लिखा है जैसे 1/n, ये एक एग्जांपल है सीक्वेंस का, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं बट जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम ये डिफाइन नहीं कर पाते इसे सीक्वेंस का क्वेश्चन है या फिर सीरीज का। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि सीक्वेंस कैसे रिप्रेजेंटेशन आता है और सीरीज का जब मैं बताऊंगा तब भी आपको वो देखना है, ठीक है। तो सीक्वेंस या तो इस टाइप से लिखी हुई आएगी या फिर यही चीज़ ऐसे भी लिख के आ सकती है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी आपकी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सीक्वेंस के ही है, ये सीरीज के नहीं है। तो कभी भी ऐसा लिख के आता है तो आप हमेशा समझ जाइएगा ये सीक्वेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब बात रही इसकी, ओके, ये चीज़ समझ गए। एंड अनदर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं। चलो इसी में ले लेता हूँ an इज इक्वल टू, एक मैं सीक्वेंस ऐसा लिख लो -1n, ठीक है। तो ये भी आपकी सीक्वेंस है। इसको और इसको कैसे लिखते हैं, जैसे यदि आप इसे ओपन करके लिखना चाहें तो इसकी रेंज में जो, अभी मैं रेंज भी बताऊंगा क्या होता है। तो आप n को, मैंने बताया था जो n आता है वो कहाँ से आता है, नेचुरल नंबर से आता है। तो यहाँ पे आप वेरी कराएंगे, जैसे 1 करते हैं तो 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट ऐसे ये वेरी करता जाएगा, ओके। एंड इसकी बात की जाए तो ये आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर आप इसकी देखना चाहें कि इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे। तो यदि आप 1 पुट करेंगे तो ये -1 आएगा, जब आप 2 पुट करेंगे तो माइनस, कोई भी माइनस टर्म है उसकी पावर इवन होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड 1 की पावर 2, 1 को आप कितने भी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 फिर -1 फिर 1, तो ये डॉट डॉट ऐसे ही सीक्वेंस चलती रहेगी। इसको हम 2 पार्ट्स में भी बहुत से लोग डिवाइड करके भी करते हैं, तो मैं उसको भी बता दे रहा हूँ आपको। जब हम n को क्या लेंगे, इवन लेंगे, और जब हम n को ऑड लेंगे, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, जब आप जितने भी बार जब n को आप इवन मानेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। एंड जब भी आप n को ऑड लेंगे जब इसकी वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, ठीक है। तो ये 2 सीक्वेंस हैं। आप बहुत सारे सीक्वेंस है, जैसे n² हुई, ठीक है, n हुई, तो सीक्वेंस बहुत टाइप की है, जैसे sin n हुई, ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस है, आप इसे इस वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल हुए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सीक्वेंस और रेंज ऑफ सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। हम लोगों को, क्योंकि रेंज ऑफ सीक्वेंस जो होता है उसकी ज़रूरत हमें अभी पड़ेगी, इसलिए हम रेंज ऑफ सीक्वेंस पे जा रहे हैं। क्योंकि जब हम बाउंडेड सीक्वेंस की बात करेंगे तो हम उसे रेंज ऑफ सीक्वेंस से ही डिफाइन करेंगे, तो इस वजह से उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट तक हम यही नहीं समझ पाते हैं कि रेंज और सीक्वेंस में अंतर क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से रखना, इस बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं, आप ध्यान समझिए। जो मैंने फर्स्ट या सेकंड एग्जांपल लिया था उसी पे देखिए, एग्जांपल से ही बताता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है और रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो मैंने फर्स्ट लिया था, एंड देन एक और लिया था वो भी ले लूँगा। तो ये एग्जांपल आपको अच्छे से पता है, और आई थिंक ये एग्जांपल सभी ने पढ़ा होगा अपने बैचलर्स में, या फिर आपने यही यदि कहीं से कोर्स किया है तो आपने वहाँ पढ़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कोई हर जगह ये पढ़ाया जाता है, ये मान के मैं चलता हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके हम सीक्वेंस और रेंज ऑफ सीक्वेंस में डिफरेंस कहते हैं कि क्या अंतर होता है रेंज और सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ये जो n होता है ये कहाँ से आता है, नेचुरल नंबर से आता है, ध्यान से देखिए। और उससे पहले एक बात बताइए, जो सीक्वेंस होता है वो होता क्या है। जैसे हम कभी कभी आपने स्कूल में देखा होगा, यदि आपको जब ग्राउंड में ले जाया जाता है, तो जैसे जब आप स्कूलिंग टाइम में थे तो आपको ग्राउंड पे ले जाया जाता होगा, तो टीचर्स क्या कहते हैं, आप एक सीक्वेंस में खड़े हो जाइएगा, मतलब आपको एक सीक्वेंस में खड़े रहना है, ठीक है। तो वो एक सीक्वेंस है क्या, एक आपका ऑर्डर है कि कैसे, क्या ऐसा होता था कि सबसे बड़ा वाला आगे लग जाए और फिर छोटा है, ऐसा तो नहीं है। एक क्रम में होता था, छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे आप डिक्रीजिंग भी कर सकते हैं, वैसे मैं एक वे बता रहा हूँ कि आप छोटे से ही तो बड़ा, ऐसा तो नहीं होता था कि छोटे के बीच में बड़ा आके लग जाता था फिर छोटा फिर बड़ा, फिर ऐसे तो नहीं होता। तो एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर चलता है, ओके ना। और वही चीज़ जो होता है रेंज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये तो एक तरीके का जनरल वे है जिससे मैं समझाना चाहता हूँ। अब एक ध्यान से सीखे, मैं इसलिए पहले ही आपको बता दी, इससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। देखिए जब आप इसका सीक्वेंस देखना चाहेंगे तो जैसे आप 1 पुट करें, n को वेरी कराइएगा, तो 1, 1/2, 1/3, 1/4,
डॉट डॉट अप टू इन्फिनिट तक जाएगा और ये 0 को टेंस करेगा, बट 0 इस सेट में कभी नहीं आएगा, मतलब इसका टर्म 0 कभी बनेगा नहीं, बट टेंस हमेशा करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें, और अब मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, 1 1/2 1/3 डॉट डॉट, या फिर और 1/2 1/3 1 1/4 डॉट डॉट। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, यदि मैं इन दोनों को मैं सेट मान लूँ, ये दोनों सेट मान लूँ, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जितने एलिमेंट इसमें आ रहे हैं उतने ही एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। ये चीज़ कंफर्म हुई। और ये आप बता रहे हो ये आपकी सीक्वेंस है, ये आपकी एक सीक्वेंस दी गई थी जिसे मैंने ओपन किया, तो इसमें ये ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं बिल्कुल क्रम से। ठीक है, तो मैंने इसी सेट को 2 टाइम्स लिख लिया, उसमें अंतर क्या किया है कि फर्स्ट 3 एलिमेंट को उनके पोजीशन से इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, अब इसमें ये आपको बताना है कि सीक्वेंस क्या है और रेंज क्या है। देखिए फ्रेंड्स, रेंज क्या होता है, रेंज आपको वैल्यू, देखिए रेंज आप क्या है, एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, आपको जो आउटपुट मिल रहा है वही रेंज होता है, वो रेंज का एलिमेंट होता है। ठीक है ना, मेरा मतलब ये है कि जब आप एन की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो जो आउटपुट आ रहा है, मतलब 1/1 आ रहा है, 1 आएगा, तो वो रेंज का एलिमेंट है। ध्यान से, जब आप 2 पुट कर रहे हैं तो 1/2 वो भी रेंज में जाएगा, 1/3 भी रेंज में जाएगा। तो जो आपका रेंज मिलता है वो एक सेट होता है। ठीक है, और जो एक सीक्वेंस होता है वो एक क्रम होता है। वो क्रम क्या होता है, जब आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका टर्म बनेगा वो 1/2 बनेगा, समझ रहे हैं ना आप। और रेंज मतलब क्या है, ये 1/2 तो आएगा, 1/2 तो आएगा, बट उसका कोई क्रम नहीं होता है। मतलब रेंज में आपको कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, आप आगे पीछे भी कर सकते हो। जैसे सेट है, नेचुरल नंबर का कोई सेट है, उसमें आप 1 से स्टार्ट करो और इन्फिनिटी तक जाओ, या फिर मैं बात करूँ 4 से स्टार्ट करूँ, 3 लाऊं, 2 लाऊं, 1 लाऊं और फिर 5 डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाऊँ, तो इसमें कोई इफेक्ट पड़ा क्या, ये नेचुरल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बट हमने क्या किया, इसके पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, तो उसके सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट यदि आप पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो उसे आप सीक्वेंस नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस में आप पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब बड़े को आप छोटा, मतलब बड़े को आप आगे लगा देंगे, छोटे को आप पीछे लगाएंगे। जैसे रो की बात की जाए तो ये अजीब सा लगेगा कि नहीं लगेगा आपको? ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि सीक्वेंस जो होता है वो एक क्रम में चलता है, बट जो रेंज होता है उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो आगे पीछे कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो एक सेट है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान समझना है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लिया जाए, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। जो सेकेंड एग्जाम्पल लिया था मैंने, -1⁻n, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। इसकी यदि सीक्वेंस की बात की जाए तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, -1, सेकेंड 1, थर्ड -1 1 डॉट डॉट, ऐसे ये चलता रहेगा। ये इसकी सीक्वेंस है। यदि मैं इसके रेंज की बात की जाए कि रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये एक सीक्वेंस दी गई है, इसे मैं रेंज ऑफ सीक्वेंस इसकी लिखना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा, ओनली 1, ये सेट रही है, कोई इंटरवल नहीं है, ये याद रखना, ये करली ब्रैकेट में, इसमें ओनली इसकी रेंज में 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, यही इसका, इसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसमें इन्फिनाइट सेट था इसलिए हो सकता है कम समझ में आया हो। देखिए यदि आप इस सीक्वेंस की बात करेंगे, इसकी सीक्वेंस क्या, सीक्वेंस ही है कि इसमें क्या रिपीटेशन रहेगा, -1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, देन -1 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। बट जब रेंज की बात करेंगे तो ओनली 2 ही एलिमेंट्स तो हैं। आप 20 बार लिखेंगे तो भी रिपीटेशन तो होता नहीं है सेट में, कोई एलिमेंट एक ही बार तो आता है, तो इसमें ओनली 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये इसकी रेंज ऑफ सीक्वेंस है और ये इसकी सीक्वेंस है। तो आपको समझ में आया सीक्वेंस और रेंज ऑफ सीक्वेंस में? आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। और अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। और अदरवाइज आपके पास एक और चॉइसेस है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक लिया है, उस पर आप ऐड होके भी हमसे क्वेरीज अपनी जो भी हैं आपकी वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके कार्डिनलिटी की, मतलब सीक्वेंस की कार्डिनलिटी क्या होती है और रेंज ऑफ सीक्वेंस की कार्डिनलिटी क्या होती है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने इरेज कर दिया, बट आप इसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अभी इसका कार्डिनलिटी में यूज भी करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं रेंज ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन अब नहीं लिखूँ, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, तो रहने देते हैं। तो अब बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सीक्वेंस। अभी आपको एक फंक्शन डिफाइन किया था मैंने, f such that n2, मैं रियल नंबर्स की सीक्वेंस, या फिर चलिए मैं कोई सेट पे ले लेता हूँ, आप उसे रियल नंबर्स में आप किसी भी सेट पे फिर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन किया था नेचुरल नंबर्स टू a पे, ठीक है ना। और ये जो f है ये एक फंक्शन है, यही तो सीक्वेंस डिफाइन करता है,
आप समझ रहे ना, यही तो सीक्वेंस कहते हैं हम इसे ही, अभी बताया था कि इसे सीक्वेंस कहते हैं डिफाइंड ऑन द पर्टिकुलर सेट जिसे आप ले रहे हैं। तो इसकी हम कार्डिनलिटी निकालना चाहते हैं। तो किसी भी फंक्शन की आप कार्डिनलिटी निकालते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन की कार्डिनलिटी ऑफ एफ, मैं सीक्वेंस की कार्डिनलिटी निकालना चाहता हूँ, तो सीक्वेंस एफ ही तो सीक्वेंस है, तो एफ की कार्डिनलिटी हमें निकालनी पड़ेगी। कार्डिनलिटी ऑफ एफ या कार्डिनलिटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन सेट पे पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट, ठीक है। और मैंने आपको बताया मैंने जब आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का लेक्चर दिया था तब आपको बताया था कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर का जो होता है वो एलिफ नॉट होता है, ठीक है। और ये आपका कोई पर्टिकुलर सेट है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, एलिफ नॉट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, दिस इज द साइन ऑफ एलिफ नॉट एंड दिस इज एनी पर्टिकुलर सेट। इफ इसको आप टू पार्ट्स में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। यदि जो कार्डिनलिटी ऑफ ए हुई यदि 1 हुई तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर आप कुछ भी लगाइए वो 1 ही आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। यदि आप 1 से ज़्यादा इसकी कार्डिनलिटी कभी भी लोगे, मतलब आप 2 ले लेते हो, आपको ये पता है कि 2 टू द पावर एलिफ नॉट ये होता है अनकाउंटेबल नंबर होता है जिसे हम सी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता है। तो आप जो ए की कार्डिनलिटी है वो आप 2 लेंगे या 2 से ज़्यादा लेंगे तो ये जो कार्डिनलिटी ऑफ द सीक्वेंस हो जाएगी वो अनकाउंटेबल हो जाएगी। यदि आप 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, काउंटेबल हो जाएगी। इसे मैं लिख देता हूँ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल कब होने वाली है, जब आप कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। और अनकाउंटेबल कब होने वाली है, जब आप कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या ले रहे हो, या तो इक्वल टू 2 ले रहे हो या फिर उससे ग्रेटर ले रहे हो। तो इसी वजह से यदि आप यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट भी ले लेते हैं तो उसके लिए तो फिर काउंटेबल का ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि उसकी कार्डिनलिटी 1 से ज़्यादा है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। डेट मीन्स द कार्डिनलिटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, ओके। एंड यदि आप कोई ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें ओनली 1 एलिमेंट है तो उसकी उस सीक्वेंस की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, काउंटेबल हो जाएगी। तो आपको सीक्वेंस की कार्डिनलिटी के बारे में समझ में आया ये कैसे निकालते हैं। तो अब बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ रेंज ऑफ सीक्वेंस। देखिए रेंज ऑफ सीक्वेंस ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यदि आप सोच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने आपको अभी एक फंक्शन दिया था, नेचुरल नंबर से कोई एक एनी सेट ए पे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक सीक्वेंस भी ले रहा हूँ, लाइक ये ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक सीक्वेंस ले ली मैंने, इसमें किस तरीके के एलिमेंट आ रहे थे, -1 1 -1 डॉट डॉट डॉट। ये हम जो एलिमेंट्स दिखा पा रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये जो n की चॉइसेस है ये कहाँ से आ रही है, ये n से आ रही है। और ये जो सीक्वेंस है इसका जो रेंज ऑफ सीक्वेंस आप जब निकालोगे तो इसमें ओनली क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 1 -1 1, ठीक है ना। ये दोनों एलिमेंट कहाँ से आप पिक करते हैं, यहीं से तो लेते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस में ये टर्म आ रहे हैं तो यही इसकी रेंज ऑफ सीक्वेंस में यही आते हैं, मतलब अलग अलग होंगे वही रेंज बन जाता है, ठीक है। ये तो सीक्वेंस है, इसी से रेंज बनता है, बट जो सेम होता सेम नहीं रहता कभी भी। आप इसको जो रेंज होता है और वो जो सीक्वेंस होता है, रेंज जो होता है वो सेट होता है और ये आपका सीक्वेंस होता यही है, बट ये आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। सीक्वेंस में तो वो टर्म के अकॉर्डिंग चल रहा है, बट यहाँ पे तो रिपीटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो आपका जो n है ये कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, ठीक है ना। और ये आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो सेट है ये आपकी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो n के पास जो चॉइसेस हैं वो आपकी क्या है, नेचुरल नंबर की चॉइसेस है, ठीक है। और नेचुरल नंबर जो सेट होता है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो जो रेंज ऑफ सीक्वेंस है वो हमेशा क्या होगा, आपका काउंटेबल होगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, आई थिंक ज़्यादा अच्छे से नहीं मैं समझा पाया आपको। देखिए कोई एक सीक्वेंस है -1 टू द पावर n, जिसमें कौन सा टर्म आता है, -1 1 -1 1, ऐसे चलता रहता है। और इसकी जो रेंज होती है वो अभी आपको बताया था -1 1 होती है, ठीक है। देखिए आप यहाँ जो टर्म आप ला रहे हैं ये कहाँ तक ले जा सकते हैं, n के पास जितनी चॉइसेस होंगी उतने ही तो टर्म इसमें आएंगे। आप थोड़ा सही मैंने बताया आपको, ठीक है। पहले भी सही था बट वो घूम गया था, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हुई हो। चीज़ वही है बट थोड़ा सा वे है समझाने का। देखिए -1 के क्या पावर n है, n के पास जितनी चॉइसेस होंगी इसमें उतने ही तो एलिमेंट आएंगे और इसी से आप रेंज ऑफ सीक्वेंस बनाते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए
इससे ये बन रहा है और इससे ही आप इसे बना पाते हैं ना, यही तो चीज़ है। तो इससे आप ये बना पा रहे हैं, ये कब बना पा रहे हैं, एन से। एन के पास जितनी चॉइसेस होंगी आप उतना सीक्वेंस बना सकते हैं, मतलब उतना जा सकते हैं। और एन कहाँ से आ रहा है, आपका नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर कैसा सेट है, काउंटेबल सेट है। तो ये जो आपका रेंज ऑफ सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबल, क्योंकि इसमें हमेशा काउंटेबल एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि जो आपके पास चॉइसेस है वो काउंटेबल है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। अब बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, ये लिखते हैं। देखिए, कोई सीक्वेंस है उसे हम बाउंडेड कह रहे हैं इफ उसकी जो रेंज ऑफ सीक्वेंस है वो बाउंडेड होनी चाहिए। कोई सीक्वेंस है, मैं लिख देता हूं, ए सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ its range of sequence या रेंज, देखिए रेंज ऑफ सीक्वेंस लिखूँ या इसकी रेंज लिख दूँ, बात एक ही है। ठीक है, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये बाउंडेड का मतलब क्या है, कोई जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो हो जाए एज वेल एज बाउंडेड एबव हो जाए, तो वो दोनों जब होता है तब उसे बाउंडेड कहते हैं। ये आपको बताया हुआ है, तो इसको मैं अभी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं। ठीक है, अब कौन कौन सी बाउंडेड सीक्वेंस होती है, तो इसके लिए भी जैसे एग्जांपल अभी आपको दिया था मैंने, एक सीक्वेंस 1/n लिखी थी, एक सीक्वेंस n लिखी थी। ठीक है ना, और दो ही से काम हो जाएगा। देखिए, और लिखना चाहो तो -1 जैसे मैं बार बार ले रहा हूँ, ये देखिए ये स्टैंडर्ड है तो इन्हीं को ले रहा हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। और ये जो एग्जांपल है ये बार बार क्यों ले रहा हूँ, इसका मुझे आपको याद भी कराना है, क्योंकि ये बहुत से केसेस में आपको डिस्कार्ड ऑप्शन भी करवाएंगे, तो मैं बताऊंगा ये कब डिस्कार्ड आप कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके फ़ायदे के लिए ही है, क्योंकि ये बहुत ऑप्शंस को डिस्कार्ड करेंगे ऑप्शन, तो याद रखिएगा। ठीक है, और ये सीक्वेंस आपको भूलनी नहीं है, ये और भी हैं, जैसे साइन एन है, n स्क्वायर है, तो ये अभी पता चलेगा आपको जब मैं क्वेश्चंस इसके लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन सीरीज, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसको मैं बार बार क्यों ले रहा हूँ, और ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, ये सीक्वेंस होती है और इनका मैं बताऊँगा यूज कहाँ होता है। तो आप बात करते हैं इसमें, इसकी रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, अभी बताया था आपको, -1 और 1 आता है। ठीक है, इसकी रेंज में तो आपको पता ही है 1, 1/2, 1/3, आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि ये सेट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और जब आप इसकी बात करोगे तो ये 1, 2 डॉट इन्फिनाइट, अप टू इन्फिनाइट जाएगा, क्योंकि n के पास जो चॉइसेस है वो इन्फिनाइट तक हैं। ये आपको पता है कि ये और रियल लाइन 1 और 0 के बीच में ही क्या करता है, लाई करता है। तो ये जो है, पहले इसकी बात करते हैं, क्या ये बाउंडेड है, ये तो बाउंडेड है, ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये बाउंडेड हमेशा होगा। अब इसकी बात करते हैं, क्या ये बाउंडेड है, क्या ये बाउंडेड है, इसकी आपको अपर बाउंड तो पता है, क्या इसकी लोअर बाउंड है इसमें। देखिए याद रखना, ये लोअर बाउंड हमेशा इसमें है नहीं, बट ये बाउंडेड है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स ऐसा आपको हमेशा पता है कि वो 0 से नीचे नहीं जाएगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा रहेगा। तो आपको दोनों बाउंड तो पता ही है ना, तो ये कैसा हुआ, बाउंडेड हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चला। ये इसकी रेंज है, ये रेंज लिखाऊं, वैसे ये सीक्वेंस भी लिखूं तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, बट ये इसकी रेंज है, इसकी सीक्वेंस अलग होती है, वो आपको बताया गया है। इसकी भी रेंज सेम ही रहेगी, जो सीक्वेंस है वैसा ही रेंज चलता है, क्योंकि दोनों सेम जैसे हैं, आप अब समझ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है। तो ये कैसा हुआ, क्या ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड बिलो तो है, क्या ये बाउंडेड एबव है, नहीं है, क्योंकि इसका आपको इतना बड़ा टर्म, जैसे आप मैं कहूँ बाउंडेड एबव बाई 5 है तो आप 6 में बता दोगे इसमें 6 है। यदि मैं कहूँ 1000 है तो मैं 1000 कहूँ तो आप 1001 का बता दोगे। तो यहाँ पे एक ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हों, छोटे हों। ठीक है, तो क्या हम इसे बाउंडेड कह सकते हैं, नहीं कह सकते, तो दिस इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि बाउंडेड कैसे हमें दिखाना है और अनबाउंडेड कैसे दिखाना है। ठीक है, तो इसे नॉट बाउंडेड भी कह सकते हो और अनबाउंडेड भी कह सकते हैं, दोनों सेम है। तो ये रेंज था। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई सीक्वेंस को बाउंडेड और अनबाउंडेड बताना है तो उसकी रेंज से ही डिफाइन करना है आपको। तो ये सब इसकी रेंज, ये सीक्वेंस जो दी गई थी इनकी ये रेंज है, रेंज ऑफ सीक्वेंस कहते हैं, इन्हीं से हमने बताया इसको ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोटोनिसिटी।
कोई सीक्वेंस मोनोटोन है, मतलब कैसे, मोनोटोन भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे मोनोटोन इंक्रीजिंग, मोनोटोन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना, इवेंचुअली इंक्रीजिंग, इवेंचुअली डिक्रीजिंग, ठीक है, एवेंचुअली जीरो सीक्वेंस भी होते हैं, ठीक है। तो सभी की बात करेंगे तो सबसे पहले मोनोसिटी डालते हैं, उसे समझते हैं ये है क्या मोनोटोन। देखिए मोनोटोन का मतलब क्या है और मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। देखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस उन सीक्वेंस को कहते हैं जैसे कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है तो वो इंक्रीजिंग ही रहे, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है तो वो डिक्रीजिंग ही रहे, ठीक है ना। तो ऐसी सीक्वेंस को मोनोटोनिसिटी भी कहते हैं या फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहता हूँ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। फिर मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। पहले इन दोनों को समझते हैं फिर डिक्रीजिंग पे आएंगे। देखिए कभी आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो देखिए सीक्वेंस तो आपका ये होता है ना, ये आप इन जनरल मान के चलिए, कभी मैं नहीं लिखता हूँ तो आप हमेशा इसको ही सपोज करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आगे वाला टर्म बड़ा हो जाए और पीछे वाला टर्म क्या हो जाए, छोटा हो जाए या फिर बराबर हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। और जब आप कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो इसका मतलब क्या होता है कि आगे वाला टर्म तो बड़ा हो जाए और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, मतलब बहुत जल्दी बढ़ने लगे। अब दोनों के ऊपर एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल तो नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग होता है बट स्ट्रिक्टली नहीं होता, जैसे 1 2 3, इसका मतलब ये इन्फिनाइट तक तो जाएगा, उससे में कोई मतलब नहीं है, बाउंडेड है अनबाउंडेड है। आप इंक्रीजिंग जो मोनोटोनिसिटी है इंक्रीजिंग की वो देखिएगा, तो इसमें क्या है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, ये आपकी क्या है, एन है, ये तो आपको पता है। अब मैं एन स्क्वायर ले लूँ तो ये जो क्या आएगा 1 आएगा, फिर 2 का 4 आएगा, फिर क्या आएगा 3 का 9 आएगा, तो ये भागेगी बहुत तेज, ये भागेगी 4 9 16, देखो कितना गैपिंग बढ़ता जा रहा है, फिर 25 49 36 49, ठीक है ना। तो ऐसे बढ़ेगा ना तो ये बहुत तेज भागेगी, तो इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और ये ऊपर वाली है वो सादा इंक्रीजिंग है, नॉट स्ट्रिक्टली। तो स्ट्रिक्टली के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्वलिटी के साइन को रिमूव कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करते, ओके। और आपको पता है इंक्रीजिंग, कोई भी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब ये होता है कि जो बाद वाला टर्म है वो बड़ा होगा और जो पहले वाला टर्म होगा वो छोटा होगा, इसीलिए वहाँ पे जो आगे वाला टर्म है वो बड़ा है और जो पीछे वाला टर्म है वो छोटा है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं और ये हो सकता है आपको सिंपल सा जब आपको ऑप्शन आए तो उसी में दिख जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब बात करते हैं डिक्रीजिंग पे। ठीक है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या कहेंगे आप, इस साइन को उलट देंगे, इधर भी आप पलट दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका बाद वाला टर्म होगा वो छोटा होगा और जो आपका पहला वाला टर्म होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे भी जो आपका बाद वाला टर्म होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और जो आपका पहले वाला टर्म होगा वो बड़ा होगा। वो होगा कैसे, मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ दोनों में, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा वाला टर्म बड़ा है, -3 या -2, -2, इसका मतलब क्या, पहले वाला टर्म बड़ा है। तो ये आपका मोनोटोन, ये क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, मतलब बड़े से छोटा 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 ऐसे चल रही है, ठीक है ना, यही तो चल रही है। तो ये डिक्रीजिंग है क्योंकि अगला टर्म क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो बड़े से आप छोटा जा रहे हैं तो ये क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। और ये आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो इसे कहते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। और जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ी रफ्तार से डिक्रीजिंग की ओर जाएंगे तो उसे कहते हैं मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब बात करते हैं इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की और इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की। इवेंचुअली इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, देखिए कोई आपकी ऐसी सीक्वेंस हो जो कि
जो बाद वाला टर्म हो वो बड़ा हो जाए या फिर बराबर हो जाए, और वो कब हो, किसी एक टर्म के बाद। फॉर जैसे ये जो n है वो किसी एक टर्म लेट सपोज p के बाद हो। जैसे आप 1 2 n के बराबर 1 2 पुट करते हैं, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ अभी। जैसे आप 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे चल रहा है, सॉरी इवेंचुअली इंक्रीजिंग कह रहा है, तो ये नहीं होगा। जैसे आपका सीरीज 1 1 1 चल रहा है, ठीक है ना, ये 1 आ रहा है, एंड एकदम स्टार्ट क्या हो जाए 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, इवेंचुअली इंक्रीजिंग है। ऐसा ये नहीं कि फर्स्ट 4 ही टर्म आई, आप फर्स्ट 10 टर्म या फर्स्ट 20 टर्म्स क्या है 1 आ रहे हैं, एंड एकदम चालू हो जाए 2 3 4 और फिर बढ़ता ही जाए, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं, इवेंचुअली सीक्वेंस कहते हैं। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये कब से स्टार्ट हुआ होना इंक्रीजिंग, n बराबर 4 के बाद, या आप कह सकते हो 4 इक्वल टू 4 या ग्रेटर देन। तो यहाँ पे जो p होगा वो क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 4 के बाद के या 4 से बड़े टर्म है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर को या इसको रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मतलब 4 के बाद के टर्म आप जब लोगे या p की वैल्यू 4 से, जो n की वैल्यू है वो 4 से ज़्यादा लोगे, तो आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रही है। तो ऐसे ही कहते हैं इवेंचुअली, क्योंकि फर्स्ट जो टर्म्स आ रहे थे वो तो अलग थे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 3 से स्टार्ट 3 3 3 आने लगे, ठीक है, एकदम फिर इंक्रीजिंग में आ जाए, तो ये भी हो सकता है, फिर यहाँ इंक्रीजिंग में बन जाएगा, ठीक है। तो ये इवेंचुअली इंक्रीजिंग है। ऐसे आप इवेंचुअली डिक्रीजिंग भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप डिक्रीजिंग लिख लीजिएगा एंड यहाँ पे इसे उल्टा कर दीजिएगा, यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिएगा तो वो डिक्रीजिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन सेम ही रहेगी, ओके। कोई ऐसा पी आपको हमेशा मिलना चाहिए जिसके बाद ये टर्म होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही हो जाएगा तो वो तो फिर इंक्रीजिंग, वो इवेंचुअली नहीं रहेगी। इवेंचुअली का मतलब होता है अचानक, ठीक है, अचानक ये चीज़ हो जाए। तो आई थिंक फ्रेंड्स अब वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी यदि मैं और कॉन्सेप्ट, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ, इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको पढ़ाऊँगा क्या। देखिए इसके बाद अब ऐसा करते हैं, कुछ इसकी कंडीशंस भी देख लेते हैं, फिर बाद में चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने बाउंडेड साइड भी पढ़ लिया, मतलब बाउंडेड सीक्वेंस भी पढ़ लिया, मोनोटोन भी पढ़ लिया, तो इससे कन्वर्जेंट की कंडीशन बन जाती है। जैसे कोई जो सीक्वेंस है वो मोनोटोन है, वो बाउंडेड भी है, एक केस। कोई सीक्वेंस है वो मोनोटोन इंक्रीजिंग है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड एबव है, ठीक है। थर्ड केस, कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक या मोनोटोन डिक्रीजिंग है प्लस वो बाउंडेड बिलो है। यहाँ पे आप दोनों केस में बाउंडेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि वो केस ऊपर ही लिख दिया है मैंने, तो उसे आप देख सकते हैं। देखिए मोनोटोन का मतलब होता है या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो मोनोटोन इंक्रीजिंग के साथ बाउंडेड लोगे तो भी यही चीज़ आने वाली है, मोनोटोन डिक्रीजिंग के साथ बाउंडेड लोगे तो भी वही चीज़ होने वाली है। और ये तीनों केस जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कन्वर्जेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये तीनों में से कोई भी चीज़ सेटिस्फाइड करती है तो जो सीक्वेंस हो जाएगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। कैसे, देखिए मोनोटोन का मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग। कोई सीक्वेंस है या तो वो इंक्रीजिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आप बता रहे हैं वो बाउंडेड भी है। तो जो बाउंडेड है तो इसका मतलब वो एक, देखिए अभी मैंने आपको कन्वर्जेंट पढ़ाया नहीं है तो आई थिंक आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो चलिए कल बात करते हैं इसके ऊपर एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको, चलो आप दिमाग लगाना। देखिए कोई सीक्वेंस मोनोटोन है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और ये कह रहा है बाउंडेड है, मतलब बाउंडेड है तो बाउंडेड होगा, इसका मतलब यह है कि लोअर लिमिट और सॉरी ये अपर हो या लोअर। देखिए अभी तो मैं पता नहीं है कि कैसे सीक्वेंस है, तो यहाँ ये भी अपर हो सकता है और ये भी अपर हो सकता है, क्योंकि डिक्रीजिंग लोगे तो क्या हो जाएगा अपर। डिक्रीजिंग में कैसा सीक्वेंस चलता है, डिक्रीजिंग में जो बड़ा है वो यहाँ ऐसे चलेगा सीक्वेंस, तो इसके लिए अपर क्या रहेगा, अपर ये वाला रहेगा, ठीक है ना, ये समझ रहे हैं ना आप। और लोअर क्या रहेगा, ये रहेगा। और जब आप वैसे चलेंगे तो वो भी अपर यही रहेगा, लोअर यही रहेगा, तो वैसे हो सकता है। तो आपके पास क्या लोअर बाउंड भी रहेगा और अपर बाउंड भी रहेगा, या फिर दोनों बाउंड रहेंगे, तो ये जो सीक्वेंस है इसके बीच में ही रहेगा,
ठीक है, तो किसी ना किसी एक लिमिट पे तो कन्वर्ज करेगा ही, या फिर किसी ना किसी एक लिमिट पे वो कन्वर्ट जरूर करेगा। तो आप कोई सी भी ऐसे सीक्वेंस देख लीजिए जो कि बाउंडेड हो और वो मोनोटोन हो। जैसे मैं बात की जाए 1/n को ही ले लो, 1/n ले लीजिए आप, क्या ये बाउंडेड है? बिल्कुल है, अभी बताया था आपको। क्या ये मोनोटोन है? आप देख लीजिएगा, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये डिक्रीजिंग है और आप बता रहे हो मोनोटोन है, तो ये क्या होती है? क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। और ये मैंने आपको, यदि आपने मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए होगे तो आपको पता होगा कि मैंने ये क्वेश्चन 2 डेज़ पहले अपलोड किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। तो मैं वो डिक्रीजिंग नहीं, सॉरी डाइवर्जेंट बताया था। तो उसका ही मैं आपको बता दूं, ये जो सीक्वेंस है मैंने उसे सीक्वेंस बताया था, बहुत सारे लोगों ने ये समझा ये सीरीज का क्वेश्चन है और उसे डाइवर्जेंट बता दिया। फ्रेंड्स, ये सीरीज में तो डाइवर्जेंट होता है, बट जब अब मैं सीक्वेंस की बात करूंगा तो ये कन्वर्जेंट होता है। वो कैसे होता है वो आपको बता दिया, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? बाउंडेड है, और ये क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। जब डिक्रीजिंग होता है और बाउंडेड होता है तो वह क्या हो जाता है? कन्वर्जेंट हो जाता है। तो आप इजीली इसे बता सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। और आप इसे और भी तरीके से बता सकते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लिमिट की डेफिनेशन से भी इसे बता सकते हो। लिमिट को मैं कल बताऊंगा, आपका लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। एंड वीडियो को पसंद आया हो आपको तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए और अपना बताइए व्यू कि आपको कहाँ पसंद नहीं आया, क्या चीज़ पसंद नहीं आया। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ समझाई जाए। हो सकता है आपका एक जो इशू है वो हो सकता है मुझसे हो कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। स्लो इसलिए क्योंकि हो सकता है आपको नॉलेज ज़्यादा हो और जो आपके साथी हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जो मुझे देख रहे हैं उनको नॉलेज कम हो। क्योंकि देखिए चैनल नया है, ऐसे लोग तो होंगे नहीं जो टॉपर्स तो देखेंगे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि नए चैनल पे कभी भी कोई टॉपर्स नहीं बैठा होता, वो लोग बैठे होते हैं जिनको इसकी नीड होती है और जिनको बहुत ज़रूरत होती है वही देखते हैं, ठीक है। तो मैं उन्हीं को बेसिक लेवल से लेके चलता हूँ। तो हो सकता है और आप यदि टॉपर वगैरह है या फिर मतलब इंटेल, टॉपर का मतलब मेरा है कि आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, अपर लेवल की आप बहुत पढ़ रखे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आपको भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा इसमें। एंड जब मैं सॉल्यूशन सीरीज लाऊंगा तो आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। आप अपना ये कर सकते हैं कि एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका एंड आप अपने क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।